नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। राकेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। FIH प्रो लीग हॉकी में अब से कुछ देर बाद भारतीय हॉकी टीम का सामना जर्मनी से। और चैंपियंस लीग फुटबॉल में रियल मैड्रिड ने वर्तमान चैंपियन चेल्सी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और खेल खबरों की शुरुआत करते हैं आईपीएल से। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होने वाला है। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों ही टीमें अपने 4 मैचों में 3 जीत हासिल कर चुकी हैं। अंक तालिका में राजस्थान रॉयल्स 6 अंक लेकर शीर्ष पर है, जबकि गुजरात टाइटंस 5वें स्थान पर है। आइए आज के मैच पर सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। आईपीएल की अंक तालिका में सर्वोच्च स्थान पर चल रही संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स और हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस के बीच अब से कुछ देर बाद रोचक संघर्ष होने की उम्मीद है। दोनों के पास धारदार गेंदबाजी आक्रमण है और दोनों ही टीमें 4 में से 3 मैच जीत चुकी हैं। राजस्थान रॉयल्स का गेंदबाजी आक्रमण इस सत्र में सर्वश्रेष्ठ रहा है। उनके स्पिनरों और तेज गेंदबाजों ने सटीक प्रदर्शन किया है। अनुभवी ट्रेंट बोल्ट नई गेंद से दमदार रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पिछले मैच में उनका शुरुआती स्पेल शानदार रहा, जिसमें उन्होंने पहले ही ओवर में कप्तान लोकेश राहुल और कृष्णप्पा गौतम के विकेट लिए थे। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। बोल्ट के साथ दोनों ने राजस्थान को शानदार शुरुआत दी है। अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और यजुवेंद्र चहल अपनी भूमिका को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। चहल इस समय लीग में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 6.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन खर्चे हैं और 11 विकेट लिए हैं। वहीं अश्विन ने भी रन गति पर लगाम लगाई है। गुजरात के कम अनुभवी बल्लेबाजों के लिए राजस्थान की गेंदबाजी से निपटना कड़ी चुनौती होगा। गुजरात की बल्लेबाजी अब तक शुभमन गिल और पांड्या पर काफी हद तक निर्भर रही है। गिल अच्छे फॉर्म में है, वहीं मैथ्यू वेड रन जुटाने में जूझ रहे हैं। डेविड मिलर का धमाल दिखना बाकी है। नए क्रिकेटरों अभिनव मनोहर और BI सुदर्शन ने प्रभावित किया है, लेकिन उन्हें अधिक जिम्मेदारी निभानी होगी। गुजरात के तेज गेंदबाजी विभाग में लॉकी फर्ग्यूसन और मोहम्मद शमी के अलावा पांड्या गेंदबाजी में कमाल दिखा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आज का मैच शीर्ष स्थान पर काबिज राजस्थान रॉयल्स के नाम रहता है या फिर इस आईपीएल में डेब्यू कर रही गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी रहता है। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ राकेश, राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता है और 5 मैचों में पहली बार टॉस का सिक्का जो है वो संजू सैमसन के पक्ष में आया है। ट्रेंट बोल्ट को कल अभ्यास के दौरान चोट लगी थी, इसलिए आज जिमी नीशम उनकी जगह लेंगे। हार्दिक भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। हार्दिक ने बताया कि वो कप्तानी का आनंद ले रहे हैं और गेम के साथ योगदान देने में उन्हें मजा आ रहा है। गुजरात की टीम की बात करते हैं तो 2 बदलाव किए गए हैं। विजय शंकर लेंगे साई सुदर्शन की जगह और दर्शन नालकंडे के स्थान पर यश दयाल करेंगे अपना डेब्यू। तो ये टीम में परिवर्तन है और अब जबकि हम ये कह सकते हैं कि 6 मिनट लगभग बचे हैं मैच शुरू होने में, क्या कुछ लगता है क्या होने वाला है आज के मैच में? देखिए, जिस तरह से अभी तक राजस्थान रॉयल्स की टीम ने प्रदर्शन किया है इस सीजन, तो मुझे लगता है कि वो पहले सीजन में चैंपियन बनी थी टीम, तब शेन वॉर्न के कप्तान थे 2008 में, और यहीं ये DY पाटिल स्टेडियम था जहां पे राजस्थान रॉयल की टीम चैंपियन बनी थी। और जिस तरीके का प्रदर्शन इस सीजन वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शेन वॉर्न को एक बहुत ही सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि भाई आपने जिस टीम को पाला पोसा, इतना पहले ही सत्र के अंदर चैंपियन बनाया, आज वो टीम इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और बिल्कुल पदक तालिका में इस समय अंक तालिका में टॉप पर है। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन उनका अब तक रहा है और मुझे लगता है कि ये मैच भी एक अच्छा होगा, क्योंकि आईपीएल को जैसे कहा जाता है कि जो युवा खून है उसका ये गेम है और ये दोनों टीमें ऐसी हैं जिसमें युवा खिलाड़ी हैं, बेहतरीन प्रदर्शन भी कर रहे हैं यहाँ पर। और खासतौर पर अगर हम देखें कि राजस्थान रॉयल का जो स्पिन डिपार्टमेंट है हिंदुस्तान में, आप देखिए कि सिद्धार्थ, मैं आपको बताऊं कि आईपीएल को मैं 2008 से कवर कर रहा हूं।
पहले ये माना गया था कि स्पिनर्स के लिए इतनी स्थान नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये भाई फटाफट क्रिकेट है, जबरदस्त पिटाई होती है गेंदबाजों की, तो तेज गेंदबाज हावी रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ी, ऐसा हुआ कि स्पिनर्स ने अपना होल्ड बनाना इसमें शुरू किया और स्पिनर्स टीम का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। अब राजस्थान रॉयल के पास देखें तो अब युजवेंद्र चहल है, आर अश्विन है। युजवेंद्र चहल एक लंबे अरसे के बाद आरसीबी को छोड़कर दूसरी टीम में आए, लगभग 8 साल तक उन्होंने उसके लिए खेला है और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और इस समय गेंदबाजों में, विकेट लेने वालों में टॉप पर वो चल रहे हैं। तो ऐसे प्रदर्शन की, जबकि इंडियन टीम से उनका आना जाना चलता आ रहा था, उनको कॉन्फिडेंस हिला हुआ था, लेकिन इस आईपीएल में जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है एक नई टीम के साथ जुड़ के, तो मुझे लगता है कि वो एक महत्वपूर्ण वो हिस्सा होंगे टीम का और उनके प्रदर्शन पर सबकी निगाह रहेंगी। टीम उनके पर निर्भर भी काफी कर रही है। बिल्कुल, और अपने श्रोताओं को बता दें कि आज का दिन काफी खास है राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि आज ही के दिन 2013 में संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए अपना आईपीएल डेब्यू किया था। आज उनका राजस्थान के लिए 98वां मैच है और वो टीम की कप्तानी भी संभालेंगे, तो आज पूरी कोशिश करेंगे इतिहास रचने की। बिल्कुल, आप देखिए कि एक लंबा समय उन्होंने जिस टीम के साथ बिताया है और बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज वो माने जाते हैं और मुझे लगता है कि वो टीम को एक अच्छे ढंग से कप्तानी, आप देखिए कि सारे कप्तानों में आप देखेंगे तो संजू सैमसन इस समय सबसे सफल चल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उनका चल रहा है, टीम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि गुजरात टाइटंस एक नई टीम एंटर हुई और हार्दिक पांड्या, जिनको कप्तानी के तौर पे एक ऐसा खिलाड़ी नहीं माना जाता था कि भाई हाँ बहुत अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है, लेकिन वो वहां पर कप्तानी कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस टीम को वो छोड़ के आए मुंबई इंडियंस की, आज वो हालत है कि जिसके पास सबसे ज्यादा खिताब है वो 10वें नंबर पर है, उसके बाद जिसके ने सबसे ज्यादा खिताब जीते चेन्नई सुपर किंग्स, वो 9वें नंबर पर है। तो इससे ये पता लगता है कि ये खिलाड़ी मतलब कितने महत्वपूर्ण थे अपनी टीम के लिए। ट्रेंट बोल्ट को अगर आपने आज इस मैच में, भले ही वो नहीं खेल रहे, लेकिन जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है, तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन। और आज का मैच मुझे लगता है कि बहुत ही एक रोमांचक संघर्ष इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों टीमों में बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं और फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी हैं। सबसे बड़ी बात आईपीएल के अंदर ये होती है कि इसमें जो मोमेंटम है ना, उसको बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है कि जिस मोमेंटम जब आपके साथ हो तो आप मैक्सिमम मैच जीतने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मोमेंटम एक तो लंबे समय तक रहता नहीं है किसी टीम के साथ। तो इसमें आपको जैसे ही मोमेंटम मिल रहा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मैच उसमें जीतने चाहिए। और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अंतिम बॉल गिरने तक आप ये ना कभी भी अपने अंदर भावना को आने दें कि भाई आपने मैच जीत लिया है। जी बिल्कुल, और गुजरात टाइटंस के लिए पारी की शुरुआत करेंगे शुभमन गिल और मैथ्यू वेड। और वेड को अगर देखें तो रनों की काफी जरूरत है और बोल्ट नहीं है तो काफी राहत की सांस भी ली है कि पहला ओवर जो है किसके उनकी गैर मौजूदगी में कौन करता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो अब से जस्ट हम ये कह सकते हैं स्टूडियो की घड़ी में 19:28 और 28 सेकंड हो चुके हैं, तो चंद ही सेकंड्स और मिनटों में ये मैच शुरू होने वाला है। आपने सही कहा, देखिए मैथ्यू वेड से रन नहीं बन रहे, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड वो बल्लेबाज रहे हैं, अच्छा खासा उनको अनुभव है इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो मुझे लगता है कि वो वही मोमेंटम वाली बात है कि आज ट्रेंट बोल्ट नहीं है तो कई बार होता है कि भाई आपको अच्छा मौका आपके पास है कि एक बहुत ही खतरनाक गेंदबाज दूसरी टीम में नहीं खेल रहा है, तो आप उसका फायदा उठाएं और रन बनाएं। शुभमन गिल को भी चाहिए कि उनको बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज हिंदुस्तान की क्रिकेट का माना जा रहा है और बेहतरीन प्रदर्शन उनको करना चाहिए। और कई मुझे लगता है कि कुछ बल्लेबाज हम देख रहे हैं कि थोड़े से रनों से संतुष्ट हो जाते हैं। इसमें संतुष्टि वाली बात आईपीएल में नहीं, आईपीएल में आपको लगातार प्रदर्शन करना है, लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा और उसके लिए आपको मानसिक मजबूती बहुत जबरदस्त चाहिए। क्रिकेट के अंदर जो है शारीरिक फिटनेस पे बहुत जोर दिया जाता है खिलाड़ियों के द्वारा, कोचेस के द्वारा, लेकिन मैंने ये देखा आईपीएल में अपने कवर करने के अनुभव के आधार पर कि मानसिक जो मजबूती है ना, वो किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना जबरदस्त प्रेशर आपके ऊपर रहता है कि आपको मैं बताऊं कि जो राजस्थान का बेंगलोर की टीम का मैच चल रहा था और उसमें एक युवा लड़की ने पोस्टर एक लहराया कि जब तक आरसीबी खिताब नहीं जीतेगी आईपीएल का, मैं शादी नहीं करूंगी। अब आप सोचिए कितना जबरदस्त जो है फैंस का आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, प्लेयर्स के ऊपर इस चीज का कि ऐसा जबरदस्त फैसला ऐसे पोस्टर्स मैचेस के अंदर चल रहे हैं। तो टीम की जो फैन फॉलोइंग है वो कितनी जबरदस्त यहाँ पर हो रही है, तो खिलाड़ियों के ऊपर भी कितना दबाव रहता होगा। तो जो मानसिक रूप से मजबूत खिलाड़ी होंगे वो इसमें कामयाब होंगे।
बिल्कुल, अगर पिच की बात करें तो इस मैदान की जिस पिच पे मैच हो रहा है सेंटर पिच है। इस पिच पर 2 दिन पहले चेन्नई और बेंगलुरु के बीच मैच खेला गया था। थोड़ी घास है और गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से ऐसा लग रहा है कि वो आ पाएगी और 70 मीटर की बाउंड्री रखी गई है जिसकी वजह से हमें कुछ बड़े शॉट भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए सिद्धार्थ, ऐसा है कि ये डीवाई पाटिल स्टेडियम में जब पहला आईपीएल यहाँ हुआ था, फाइनल के अगले दिन ही हमारा भी पत्रकारों का मैच था और मैं इस ग्राउंड में क्योंकि खेला हुआ हूँ, जब ये शुरुआती दौर में था उस समय तो बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ था ये स्टेडियम। तो यहाँ की जो पिच की आप जो घास की बात कर रहे हैं ना, घास क्या होता है कि अब इसमें देखिए मैक्सिमम मैचेस एक स्टेट के अंदर हो रहे हैं जी, ठीक है ना। पहले कितने मैदानों में आईपीएल के मैचेस होते थे, अब कितने लिमिटेड कर दिए गए हैं कोविड की वजह से। तो यहाँ जो पिच को बाइंड करके भी आपको रखना है क्योंकि लगातार पिचेस के ऊपर मैचेस हो रहे हैं, तो ग्रास जो है वो मुझे लगता है कि ऐसी होगी कि जो आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होगी, उल्टा बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन रहेगी। पिच को मतलब टूटे ना, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, पिच के चटकने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो घास गेंदबाजों को उतना फायदा पहुंचाने वाली नहीं होगी, वो खाली पिच को बांध के रखने के लिए रखी गई होगी। बिल्कुल, तो अब ये मैच शुरू हो चुका है और देखना दिलचस्प होगा कि आज किस टीम के नाम ये मैच रहता है। बात करते हैं हॉकी की। एफआईएच प्रो लीग में इस समय भारतीय हॉकी टीम का सामना जर्मनी से चल रहा है। 10 मैचों में 21 अंकों के साथ भारत शीर्ष पर है, वहीं जर्मनी के 8 मैचों में 17 अंक हैं और वो दूसरे स्थान पर है। आइए सुनते हैं आज के इस मैच पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। भारतीय हॉकी टीम एफआईएच प्रो लीग में जर्मनी के खिलाफ अपने अनुभव और घरेलू हालात के कारण मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। भारत के सभी 10 मैचों में 21 अंक हैं और वो दूसरे स्थान पर मजबूत जर्मनी से 4 अंक आगे चल रही है, जिसके 8 मैचों में 17 अंक हैं। टीम इंडिया 2 चरणों के पहले मुकाबले में आज कलिंग स्टेडियम में जर्मनी के खिलाफ बड़ी दावेदार नजर आ रही है। जर्मनी की 22 सदस्यीय टीम में 12 खिलाड़ी ऐसे हैं जो सीनियर स्तर पर डेब्यू कर रहे हैं। दूसरा मैच कल खेला जाएगा। जर्मनी की टीम आगामी ओलंपिक की तैयारियों के मद्देनजर युवा खिलाड़ियों को आजमा रही है। इसके अलावा एक अन्य कारण ये भी है कि उसके कई सीनियर खिलाड़ी घरेलू क्लब के मैचों में भी व्यस्त हैं। भारतीय टीम का मनोबल इसलिए ऊंचा है क्योंकि उसने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराया और दूसरे मैच में भी उसे कड़े मुकाबले में शूट आउट में 1-3 से हार मिली। प्रो लीग में भारत के लिए अंतिम घरेलू मैच है, उसके बाद उसे विदेश में खेलना है। अमित रोहिदास की अगुवाई वाली भारतीय टीम अपने घरेलू मैचों का अंत जीत से करना चाहेगी। जर्मनी के हेड कोच आंद्रे हेनिंग का कहना है कि मौसम से निपटना भी उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा क्योंकि वो 0 से कम डिग्री वाले ठंडे तापमान वाले मौसम से आ रहे हैं। भुवनेश्वर में काफी उमस भरा मौसम है। देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, अगर राकेश हम देखें तो 10 मैचों में 21 अंक के साथ भारत शीर्ष पर है और हमारे खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं और जर्मनी के साथ काफी रोमांचक मैच होने की उम्मीद है। नहीं, बिल्कुल, देखिए एक समय था जब जर्मनी जैसी टीम के खिलाफ खेलते हुए ना हमारे हॉकी के खिलाड़ियों को पसीने छूटते थे, लेकिन अब वो चीज रही नहीं है। अब टक्कर लगभग बराबर की होती है और जहां तक बात है कि उनके कुछ खिलाड़ी अपने घरेलू क्लब्स के लिए खेल रहे हैं, युवा खिलाड़ियों को उतारा गया है। तो हिंदुस्तान की टीम में भी एक युवा कप्तान अमित रोहिदास को इसमें कप्तानी सौंपी गई है, हरमनप्रीत को उप कप्तान बनाया गया है और हरमनप्रीत का प्रदर्शन देखें, इतना जबरदस्त चल रहा है कि वो 14 गोल करके टॉप में है गोल स्कोरर्स के, और जो दूसरे नंबर पर थेरी ब्रिंकमैन है उनके और हरमनप्रीत के गोलों के बीच में 8 गोल का फर्क है। तो काफी बड़े अंतर के साथ वो इस समय गोल स्कोरर्स की जो तालिका है उसमें टॉप पर है हरमनप्रीत, और वो हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि अभी तक की लीग में वो शीर्ष पे चल रहे हैं। तो इसका मतलब हिंदुस्तान की टीम गोल भी अच्छे कर रही है। हमारा एक खिलाड़ी अकेले 14 गोल अगर इसमें कर चुका है और 6 जीत हमने दर्ज की हैं, तो वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक बोनस पॉइंट भी हमने लिया एक मैच में, और 2 हार हुई हैं। हार जर्मनी की भी 2 हुई हैं, लेकिन मौसम का जो फर्क है ना वो वाकई में बहुत एक फर्क पैदा करता है और हिंदुस्तान को इन 2 मैचों में इस प्रो लीग में अपना स्थान ऊपर बनाने के लिए पूरा जोर लगाना होगा, क्योंकि ये घरेलू मैच जो होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आपको विदेशों में जाकर खेलना है, तो वहां का जो माहौल है, वहां का मौसम है, वो परिस्थितियां एक अलग तरह की होती हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ इस माहौल में हमारे खिलाड़ी रचे बसे हैं और भुवनेश्वर का जो स्टेडियम है यहाँ का उनके लिए काफी लकी भी रहता है। तो बेहतरीन प्रदर्शन वो जर्मनी के खिलाफ हमें देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि ये दोनों मैच भारत जीतेगा।
बिल्कुल, क्योंकि मैच एक आज अभी जो चल रहा है, इसके अलावा कल भी दूसरा मैच है, तो ये दोनों मैच भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसके बाद जो घरेलू मैच हैं वो खत्म हो जाएंगे और इसके बाद जो भारतीय टीम जो है वो विदेशों का दौरा करेगी और बाकी के मैच इंडिया से बाहर हैं। तो इसको देखते हुए ये काफी अहम मैच माना जा रहा है, क्योंकि भारत के लिए प्लस पॉइंट ये है कि अपना होम ग्राउंड है और कलिंगा स्टेडियम में काफी मैच खेल चुके हैं, तो टीम काफी फेमिलियर है उस पूरे ग्राउंड से इस मैच के लिए। बिल्कुल, और उस मौसम के हिसाब से आप देखिए ना, कोई जो -0 के डिग्री टेम्परेचर से खेल कर आ रहा है और उसको यहाँ पर 42 डिग्री में खेलना होगा आपको, और सबसे बड़ी बात है कि जो ह्यूमिडिटी है वो बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है खिलाड़ियों की जो दम शक्ति है उसको कम करने में। तो मुझे लगता है कि जर्मन खिलाड़ी, अब देखना ये कि वही मानसिक मजबूती वाली बात आती है कि वो इस चीज पे कितना जोर देते हैं कि भाई हम इतने गर्म मौसम में खेल रहे हैं, इतने ह्यूमिड मौसम में खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं और यहाँ पहुंचे हुए हैं पहले से, तो मौसम के हिसाब से वो अपने को ढाल रहे होंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण रसाई के मिशन ओलंपिक इकाई ने कल टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स में शामिल तीरंदाजों को 33,18,000 रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। वित्तीय सहायता पाने वालों में पार्थ सालुंकी, आदित्य चौधरी, दीप्ति कुमारी, सिमरनजीत कौर, नीरज चौहान, रिद्धि, मधु और दिव्यांश और तिशा पूनिया जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। हर तीरंदाज को उपकरण खरीदने के लिए लगभग 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साई के अनुसार इन्हें आगामी विश्व कप और एशियाई खेलों सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। भारतीय तीरंदाजी संघ AAI ने इस साल होने वाले तीरंदाजी विश्व कप के लिए हाल ही में राष्ट्रीय टीम की घोषणा की थी। तो इस तरह से टॉप स्कीम सरकार की काफी हम ये कह सकते हैं कि फायदेमंद साबित हुई है खिलाड़ियों के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। देखिए सिद्धार्थ, ये जो योजना है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये इतनी जबरदस्त योजना सरकार ने शुरू की है और इसमें आप देखिए कि हिंदुस्तान के जो श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं वो इसमें शामिल होने के लिए खिलाड़ियों में होड़ रहती है। जो दूसरे दर्जे के खिलाड़ी हैं उनके अंदर के भाई एक बार इस टॉप्स की स्कीम में आ जाए तो आपकी जो वित्तीय समस्याएं हैं ना वो सारी खत्म हो जाएंगी। आपको विदेशी दौरे मिलते हैं, आपको क्या कहते हैं जो फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए वो मिलते हैं, इक्विपमेंट खरीदना है जो टॉप क्लास उसके लिए आपको पैसा मिलता है, ट्रेनिंग के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर दिन तय हैं वो विदेश में मिलते हैं। और उसके लिए ये बीच में बल्कि फेडरेशंस के साथ इस बात को लेके बड़ा सरकार का वो चल रहा था कि भाई आप इन खिलाड़ियों को ऐसे क्यों देते हैं दिन विदेश में प्रैक्टिस करने के लिए बिना हमारी मर्जी के। जी, तो जहां आपको फेडरेशन नहीं भेज रही वहां पर सरकार आपको भेजती है कि आप अपनी मर्जी की जगह चुनिए, अपनी मर्जी का कोच बताइए कि जिससे आपको ट्रेनिंग लेनी है, आप जाके वहां ट्रेनिंग ले लीजिए, खर्चा हम उठाएंगे। फिर 50,000 रुपए आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस जो आपको इसमें मिलता है टॉप्स में आने से खिलाड़ी को, उसका कोई हिसाब नहीं उससे मांगा जाता। वो जहां चाहे उसको अपना खर्च कर दे, अपनी खुराक के ऊपर खर्च कर दे, अपना कोई इक्विपमेंट लेना है उस पर खर्च कर दे, कपड़ों के ऊपर खर्च कर दे, यात्रा में खर्च कर दे वो खिलाड़ी के लिए। तो ये बहुत बड़ी ये स्कीम ऐसी जबरदस्त है। और देखिए कि ओलंपिक में सिलेक्शन होना है आपका, तो रास्ता टॉप्स के जरिए जाता है। जो टॉप्स में आ गया तो वो समझ जाता है कि भाई मैं अब इस देश का एक एलीट एथलीट हो गया हूं, चाहे वो किसी भी खेल के हो। हमने वो जमाना देखा है 90 का दशक था जब तीरंदाज एक तीर के लिए तरसते थे इस देश के अंदर, और जब तक सरकारें तय करती थी कि भाई आपको ये इक्विपमेंट मिलेगा, तब तक जो साउथ कोरिया वहां से आते थे वो एक नया इक्विपमेंट अपने लिए इजाद कर लेते थे, बहुत ही आधुनिक। तो हमारे पास हमेशा दोयम दर्जे के इक्विपमेंट रहते थे। लेकिन ये टॉप्स की स्कीम बहुत ही जबरदस्त चल रही है, बहुत ही सफल स्कीम है। चैंपियंस लीग फुटबॉल में रियल मैड्रिड ने वर्तमान चैंपियन चेल्सी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। चेल्सी को क्वार्टर फाइनल के दूसरे चरण में 3-2 की जीत के बावजूद 13 बार के चैंपियन रियल मैड्रिड से 5-4 से हार का सामना करना पड़ा। तो ये जो जिस तरह से रियल मैड्रिड ने जगह बनाई है और चेल्सी को हराया है, ये काफी बड़ा मतलब माना जा रहा है जिस तरह से, क्योंकि चेल्सी जो है उसने मतलब 3 बार की चैंपियन भी है और काफी अच्छे खिलाड़ी भी हैं। अब देखिए इसमें सिद्धार्थ क्या है कि करीम बेंजेमा ने जो एक्स्ट्रा टाइम में अपने हेडर से गोल किया ना शानदार, उसने इस मैच की भारत को एकदम बदल के रख दिया है। क्योंकि चेल्सी के कोच ने खुद ही कहा था कि भाई इसको घर में हराना बहुत मुश्किल होगा। जी बिल्कुल। और श्रोताओं समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। राकेश, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्रोताओं, इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।